नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा आज आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति। लोक संस्कृति में कर्मा लोक नृत्य पर आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे कर्मा नृत्य का संबंध किस समुदाय से है, इसकी वेशभूषा, प्रकृति, इसका प्रस्तुतिकरण और इसका सामाजिक महत्व क्या हुआ करता है। सभी चीज़ों पर हम सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं कर्मा लोक नृत्य को लेकर के। समुदाय, किस समुदाय से कर्मा नृत्य का संबंध है? मध्य प्रदेश की एक आदिम जनजाति बैगा के साथ इसका संबंध हुआ करता है। बैगा के साथ साथ इसका संबंध जो है वो गोंड जनजाति से भी हुआ करता है, लेकिन हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं वो बैगा जनजाति का कर्मा है और उसे हम कहते हैं बैगानी कर्मा। किस क्षेत्र में प्रचलित हुआ करता है? ये मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, जबलपुर आदि क्षेत्रों में प्रचलित है। इसकी विशिष्टता या डिस्टिंग्विशनेस क्या हुआ करती है? इसकी विशिष्टता यह है कि ये एक गांव के अविवाहित लड़कों और दूसरे गांव की अविवाहित लड़कियों के बीच हुआ करता है। इस नृत्य को देखने के लिए भी नर्तकों और वादकों के अतिरिक्त अन्य कोई भी वहां पर उपस्थित नहीं रहता है और ये इसकी एक विशिष्टता हुआ करती है। समय एवं अवसर कब हुआ करता है? तो ये दशहरे के दिन से लेकर के बरसात के आगमन के ठीक पूर्व तक प्रचलित रहता है। किसी विशेष अवसर की आवश्यकता नहीं हुआ करती है, क्योंकि ये दो समुदायों के या दो गांवों के बीच होने वाला लोक नृत्य हुआ करता है। तो इसलिए जैसे हम कहते हैं जन्म या विवाह जैसे किसी शुभ अवसर पर हो, ऐसा नहीं होता है, कभी भी हो सकता है और ये हमेशा रात्रि काल में हुआ करता है। स्थान गांव के बाहर किसी भी मैदान में इसका आयोजन हुआ करता है। तो गांव के बाहर मैदान में इसका आयोजन हुआ करता है। वेशभूषा और श्रृंगार, बिना श्रृंगार किए हुए, एक बिना विशेष प्रकार की वेशभूषा के नृत्य में शामिल होना संभव ही नहीं है। तो वेशभूषा पुरुषों की क्या हुआ करती है? पुरुष जो हुआ करते हैं वो कमर से एक झंगा पहनते हैं जो कि एक पेटीकोट के जैसा हुआ करता है। सलूखा अर्थात एक कमीज जैसी चीज को पहना करते हैं। उसके ऊपर वो लाल रंग का एक पिछौरा, एक पतला तौलिया जैसा सिर से यहां से बांध लिया करते हैं और इसके साथ ही वो सिर पर पगड़ी पहनते हैं। पगड़ी में मोर पंख लगाते हैं, लेकिन आजकल मोर पंख नहीं मिलते हैं, इसलिए बगई घास जो कि एक सुनहरे प्रकार की घास हुआ करती है वो लगा लिया करते हैं ऊपर। गले में कुछ मालाएं पहनते हैं, कानों में बालियां पहनते हैं और हाथों में ठिसकी लिया करते हैं। ठिसकी मतलब बांसुरी को ठिसकी बोला जाता है। इतना सारा श्रृंगार करने के बाद पुरुष नर्तक या युवक जो होते हैं वो नृत्य के लिए तैयार हो जाते हैं। महिलाएं जो हुआ करती हैं मूंगा साड़ी पहनती हैं। मूंगा साड़ी घुटनों के ऊपर तक पहनी जाने वाली एक धोती हुआ करती है जो कि कलर्ड हुआ करती है, सफेद रंग की नहीं होती, अन्य किसी कलर की होती, प्रायः हरे रंग की हुआ करती है या लाल रंग की हुआ करती है। तो मूंगा धोती पहनती हैं, ब्लाउज पहना करती हैं। वे अपने हाथों में, उंगलियों में मुंदरी पहना करती हैं। गले में, यहाँ पर गले में बहुत सारी मालाएं पहनती हैं। इसी के साथ कलाइयों में हरैया पहना करती हैं और यहां पर बाजुओं में बहटा पहना करती हैं। गले में मालाएं पहनती हैं, बहुत सारी चिमटियां अपने बालों पर लगाया करती हैं और माथे पर एक रंगीन रस्सी लगाया करती हैं। कानों में बालियां भी पहना करती हैं। कमर में करधन, जिसको करधौनी कहते हैं, वो पहनती हैं जो कि प्रायः गिलट की हुआ करती है और सिर पर मोर पंख लगाया करती हैं। इतना सब, और पैरों की उंगलियों में भी वो बिछिया जैसे कुछ आभूषण पहना करती हैं। पैरों में पाजेब भी पहना करती हैं। इतना सारा श्रृंगार करने के बाद लड़कियां नृत्य के लिए तैयार हो जाती हैं। वाद्य यंत्र मादर, टिमकी, ढोलक, मृदंग, सिंह बाजा, ठिसकी अर्थात बांसुरी, ये वाद्य यंत्र हुआ करते हैं इस नृत्य में जो कि प्रयोग में लाए जाते हैं। गीत, जो गीत गाए जाते हैं उन्हें कर्मा गीत कहते हैं। कर्मा गीत के कारण ही इसका नाम कर्मा लोक नृत्य पड़ा हुआ है। कर्मा गीत का उदाहरण है जैसे कौन माहे मिले आम अमूली, कौन माहे मिले जनाचार। जेठ माहे मिले आम अमूली, बैसाख माहे मिले जनाचार।
यानी कि ये जो नृत्य हुआ करता है, ये लड़के और लड़कियों के बीच में एक प्रतियोगी नृत्य हुआ करता है, कंपटीशन हुआ करता है, जिसमें लड़कियां लड़कों से प्रश्न पूछती हैं और लड़कों के द्वारा लड़कियों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। और इस प्रकार से पूछे गए प्रश्न का उत्तर न देने पर लड़के पराजित माने जाते हैं। लड़के प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, प्रश्न सिर्फ लड़कियां ही पूछेंगी और लड़कों को लड़कियों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रश्न अपने मन से नहीं बनाए जाते हैं, ना उत्तर अपने मन से बनाए जाते हैं। सब कुछ उनकी लोक संस्कृति में, उनकी लोक कथाओं में मौखिक रूप से प्रचलित हुआ करते हैं और इन्हीं प्रचलित प्रश्नों और प्रचलित उत्तरों का क्रम निरंतर चलता रहता है। तो लड़कियां प्रश्न करती हैं कि कौन माहे मिले आम अमूली, कौन माहे मिले जनाचार। अर्थात लड़कियां लड़कों से पूछ रही हैं कि वो कौन सा महीना है जिस महीने में हमें आम और इमली मिलेंगी। यानी कि लड़के व्यस्त चल रहे हैं और इसलिए वो लड़कियों को समय नहीं दे रहे हैं, इसलिए लड़कियां उन्हें उलाहना देते हुए उनसे पूछ रही हैं कि कौन माहे मिले आम अमली, कौन माहे मिले जनाचार। भाई वो कौन सा महीना होगा जब हमें तुम आम इमली ला करके दोगे, और कब कौन से महीने में तुम फुर्सत होगे तो हमें 4 लोग मिलोगे, हमारे साथ बोलोगे, बैठोगे, बतियाओगे और हमारे साथ नृत्य करोगे। तो लड़के इसका उत्तर देते हैं कि जेठ माहे मिले आम अमली, जेठ के महीने में आम और इमली मिलेंगे, हम तुम्हें ला करके देंगे। और बैसाख माहे मिले जनाचार, बैसाख के महीने में 4 व्यक्ति मिलेंगे। क्यों? क्योंकि तब तक हम फसल के कार्यों से निवृत्त हो चुके होंगे, फुर्सत हो चुके होंगे, और इसलिए हम आकर के आपसे मिलेंगे और तब हम आपको आम इमली देंगे और तभी हम आम आपसे मिलेंगे। नृत्य की 2 शैलियां हुआ करती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अविवाहित महिला पुरुषों का सामूहिक प्रतियोगी नृत्य हुआ करता है। 2 शैलियां हुआ करती हैं। एक शैली हुआ करती है पंक्तिबद्ध शैली। पंक्तिबद्ध शैली में लड़के एक कतार में खड़े हो जाते हैं और लड़कियां दूसरी कतार में खड़ी हो जाती हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये जो त्रिकोण का सिंबल है ये लड़कों का है और गोलाकार सिंबल जो है वो लड़कियों का हुआ करता है। तो आमने सामने पंक्तियों में लड़के खड़े हो जाते हैं, लड़कियां खड़ी हो जाती हैं। लड़कियां जब प्रश्न पूछती हैं कि कौन माहे मिले आम अमली, तो लड़कियां आगे की ओर झुकती हैं और अपने नेत्रों से और भौहों से अभिनय करते हुए प्रश्न पूछा करती हैं, और लड़के उस समय पीछे को हट जाते हैं जब लड़कियां आगे की ओर झुकती हैं। लड़कियां का जब प्रश्न पूरा हो जाता है लड़कियों का, तो वो सीधे खड़े होती हैं और एक कदम पीछे की ओर हटती हैं, और उसी समय लड़के आगे की ओर झुककर के उन्हें जवाब दिया करते हैं कि जेठ माहे मिले आम अमली, बैसाख माहे मिले जनाचार। और ये क्रम चलता रहता है। इसके बाद दूसरी शैली हुआ करती है, गोलाकार शैली हुआ करती है, जिसमें एक लड़का और एक लड़की गोलाकार रूप से इकट्ठे यानी कि खड़े हो जाते हैं। एक दूसरे के कंधे पर एक हाथ रखा जाता है, एक हाथ स्वतंत्र रखा जाता है। बायां हाथ कंधे पर और दाहिना हाथ जो हुआ करता राइट हैंड वो फ्री रखा जाता है, और इस प्रकार से झुक करके सवाल करना और फिर खड़े होकर के जवाब देना। झुकते समय गोला नजदीक हो जाता है, छोटा हो जाता है सर्कल, और उसके बाद सर्कल बड़ा हो जाया करता है, और इस प्रकार से ये नृत्य चलता रहता है। तो ये नृत्य पूरी रात चलता है, 1 या 2 दिन के लिए नहीं चला करता है। एक गांव के लड़के टोली बना करके दूसरे गांव में आते हैं और उनके द्वारा टोली बना करके नृत्य किया जाता है उस गांव में। वो कई दिनों तक उस गांव में रुकते हैं। गांव के द्वारा ही उनके रुकने खाने पीने का इंतजाम किया जाता है, और इस तरीके से ये नृत्य चलता है। जब उस गांव के लड़के वापस चले जाते हैं तो कुछ दिनों के बाद इस गांव के लड़के इकट्ठे होकर के उस गांव में नृत्य करने जाएंगे, और वो उस गांव की लड़कियों के साथ नृत्य करते हैं। इस नृत्य में कुछ परिवर्तन घटित हो रहे हैं। क्या परिवर्तन? पहला परिवर्तन तो यह है कि इस नृत्य का व्यवसायीकरण भी हो रहा है। बहुत सारे संगठनों के द्वारा, एनजीओ के द्वारा, सांस्कृतिक संस्थाओं के द्वारा इस नृत्य का शहरों में मंचों पर प्रदर्शन किया जाता है, और मंचों पर प्रदर्शन होने के कारण इस नृत्य के साथ अब वो जो समय की अवधि की जो सीमाबंदी थी वो समाप्त हो जाती। कभी भी हो सकता है नृत्य।
शैली में भी कुछ परिवर्तन हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि अब मोर पंख प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए बगई घास का प्रयोग होने लग गया है। गांव में जब नृत्य होता है तो मशाल जला करके नृत्य किया जाता है, लेकिन अब लाइट में नृत्य होने लग गया है। इस नृत्य के बहुत ही एक प्रसिद्ध नर्तक हैं अर्जुन सिंह धुर्वे, जिन्हें कि कुछ समय पूर्व पद्मश्री प्राप्त हुआ है। पद्मश्री के पूर्व भी इन्हें राष्ट्रीय तुलसी सम्मान प्राप्त हो चुका था, ये अर्जुन सिंह धुर्वे। अब इस नृत्य का महत्व क्या है? जनजातीय जीवन में हर घटना का या किसी भी सामाजिक जीवन में किसी भी सामाजिक कार्य का सामाजिक महत्व जरूर होता है। तो आखिर को कर्मा नृत्य का सामाजिक महत्व क्या हुआ करता है? सामूहिकता व सहकारिता की भावना का विकास करते हैं, क्योंकि साथ मिलजुल करके दल बना करके हम दूसरे गांव जाते हैं तो सामूहिकता की भावना का विकास होता है। दूसरे गांव में रहते हुए उनकी लड़कियों के साथ नृत्य किया करते हैं तो उनके साथ सामूहिकता की भावना का, सहकारिता की भावना, कोऑपरेशन एंड कलेक्टिविटी की फीलिंग या सेंटीमेंट का डेवलपमेंट हो जाता है। स्वस्थ मनोरंजन करता है ये नृत्य। जैसा कि हम देखते हैं कि आधुनिक समय में अनेक प्रकार के अस्वस्थ मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध हैं, लेकिन ये स्वस्थ मनोरंजन है, सांस्कृतिक दृष्टि से अनुमन्य मनोरंजन हुआ करता है। नृत्य की विभिन्न प्रकार की मुद्राएं हुआ करती हैं, उठ झुकना, खड़ा होना, आगे जाना, पीछे आना, इससे शारीरिक व्यायाम हो जाता है। वैसे भी जनजातियों के शरीर पर चर्बी नहीं पाई जाती क्योंकि मेहनत कश लोग हुआ करते हैं। मनपसंद विवाह साथी के चयन का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि एक गांव के लड़के जब दूसरे गांव में जाएंगे तो वहां से वो अपने लिए एक उपयुक्त विवाह साथी का चयन कर लेते हैं, प्रेम में पड़ जाते हैं, कुछ दिनों तक आना जाना रहता है और इसके बाद परिवार की सहमति से वो विवाह बंधन में बंध जाते हैं। इसलिए मनपसंद विवाह साथी का चयन हो जाता है। मनपसंद विवाह साथी का चयन का आशय सिर्फ इतना हुआ करता है कि विवाह के कुछ समय बाद तक ही मनपसंद रहा करते हैं, हमेशा के लिए मनपसंद हो जरूरी नहीं हुआ करता है। तो मनपसंद विवाह साथी का चयन हो जाता है। क्षेत्रीय एकता की स्थापना होती है। एक गांव के लड़के दूसरे गांव में जा रहे हैं, एक गांव के लड़कों का दूसरे गांव की लड़कियों के साथ नृत्य चल रहा है और यहां तक एक लड़कों की जो टोली हुआ करती है नर्तकों की, उसमें कई बार कई गांव के लड़के शामिल हो जाते हैं। और यह भी हुआ करता है कि बैगांव के नर्तक दल में गोंड लड़के भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं, वो भी शामिल हो जाया करते हैं और फिर उनके बीच इसी आधार पर विवाह संबंधों की स्थापना हुआ करती है और इस प्रकार से गांवों के बीच में क्षेत्रीय एकता की स्थापना हो जाती है, रीजनल यूनिटी हो जाती है यहां पर। इसी तरीके से सामाजिक संबंधों के निर्माण और निर्वाह के गुण का विकास हो जाता है। लड़के आपस में बातचीत करते हैं कि हमें वहां नृत्य करने के लिए जाना है, वो दल बनाते हैं, उनके खुद के संबंध मजबूत हो जाते हैं, दूसरे गांव के लड़के भी उसमें शामिल हो जाते हैं। फिर दूसरे गांव में वो करीब एक सप्ताह तक रुकते हैं इस नृत्य के लिए, तो वहां भी उनके संबंध विकसित हुआ करते हैं, लड़कों के भी हुआ करते हैं और लड़कियों के साथ भी संबंध विकसित होते हैं और फिर उन संबंधों का निरंतर निर्वाह किया जाता है। युवकों और युवतियों में आत्मविश्वास की वृद्धि हो जाती है और आत्मनिर्भरता और प्रबंधकीय कौशल का विकास होता है, क्योंकि वे रात भर वहां पर नृत्य किया करते हैं, एक दूसरे के साथ प्रबंधन करते हैं और कभी भी कोई विवाद या झगड़ा नहीं हुआ करता है। कैसे नृत्य करना है, कौन सा गीत गाया जाएगा, ये सारी चीजें, कौन बजाएगा, कौन शुरुआत करेगा, सारी चीजों का यानी कि प्रबंधकीय क्षमताओं का उनके अंदर विकास होता है, आत्मनिर्भर होते हैं और प्रबंधकीय कौशल का विकास होता है। रचनात्मक संतुष्टि की प्राप्ति हो जाती है, क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन। तो रचनात्मक संतुष्टि, हर व्यक्ति के अंदर सृजनशीलता, क्रिएटिविटी हुआ करती है और अगर रचनात्मक संतुष्टि व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है तो व्यक्ति के अंदर समाज के साथ अलगाव की भावनाएं पैदा होने लगती हैं। तो रचनात्मक संतुष्टि उसके जीवन को संपूर्णता प्रदान करता है, उसे प्रसन्नता प्रदान करता है और इस प्रकार से रचनात्मक संतुष्टि की प्राप्त हो जाती है। तो यह रहा मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति में कर्मा नृत्य। यह नृत्य बैगांव की विशिष्टता है, गोंड जनजाति में भी प्रचलित हुआ करता है और जैसा कि हमने समझा, यह सिर्फ मनोरंजन का साधन मात्र नहीं है, इसकी सामाजिक उपयोगिता, ये इसका सोशल फंक्शन, सामाजिक प्रकार इसके बहुत ही व्यापक हैं। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।